your recording is on. So over to you, Absar Fatma. Thank you very much for joining us again. तो आप कीजिए बात. यू हैव 20 मिनट्स, जैसे हमने किया था 40 मिनट, फिर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि 9 बजे हमें इसको क्लोज करना है. जी, ओवर टू यू अबसार फातिमा. जी बिल्कुल। आज का टॉपिक बड़ा मजे का था और एक तरीके से मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मेरे मुंह में जो टॉपिक्स जिन पे मैं बात करती हूँ उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। लेकिन इसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बड़ा मजा आया चीजें पढ़ के। और कुछ जब कनेक्शन बिल्ड हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम इस पे आज जब बात करेंगे हैबिट्स के हवाले से, तो हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। यानी रवैये की नफ्सियात किस तरीके से बनती है, हमारा बर्ताव किस तरह से बनता है, उसके ऊपर। तो उसमें सबसे पहले मेरा इरादा है कि मैं बात करूं एक बड़े मशहूर तजुर्बे की। और मुझे नहीं अंदाजा कि आप में से कितने लोगों ने उस तजुर्बे के बारे में सुना है। क्लासिकल कंडीशनिंग का एक तजुर्बा था आइवन पेवलव का। और उस तजुर्बे में कुछ इस तरीके से था कि उसने एक कुत्ता लेबोरेटरी में रखा हुआ था और वो उसके रवैये जांचने की कोशिश कर रहा था। उसकी टीम साथ थी और पेवलव नोट ये कर रहा था कि रवैये बदलते किस तरीके से हैं। बहुत सारी चीजें जो हम कुदरती समझ रहे होते हैं अपने बहुत सारे रवैये, और हमें लगता है कि इसमें हम तब्दीली नहीं ला सकते, ये तो बस पैदाइशी है। ठीक है। जैसे भूख का लगना एक बहुत कॉमन सी चीज है ना, कि हम अगर ये कहें कि जी भूख जो है वो आ, हमारा ऐसा रवैया है जो हम बदल सकते हैं या कुदरती रवैया है, तो सीधी सी बात ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भूख एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं होती। गुस्सा भी बहुत सारी चीजों में ऐसी आ जाता है, रोना इसी हवाले से जो है वो आ जाता है, हंसी आने के हवाले से। यानी आप जितने भी नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं उनका नाम लेते जाएं, और हम इस नॉर्मली तौर पर जो समझा जाता है वो ये कि ये कुदरती चीज है। आपके सामने कुछ सिचुएशन आएगी और आप उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स देंगे, और वो उसके बुनियाद पर होगा जैसी सिचुएशन होगी। अगर कोई हंसी की बात है तो हंसी आ जाएगी, अगर कोई गम की बात है तो दुख होगा, आंसू आएंगे। किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उस पर गुस्सा आएगा। सही है। या भूख लगी है तो खाना खाने का दिल चाहेगा। अच्छा, जब बहुत मजे की चीज की बात आती है तो हमारे मुंह में राल भी आने लगती है। अब ये यहाँ तक मैं बात इसलिए लाई क्योंकि जो एवन पेवलव का तजुर्बा था वो इसी से मुताल्लिक था कि उसने आ, कुत्ते को खाना दिया और नोट किया कि जब कुत्ते के सामने खाना आता है तो वो राल टपकाने लगता है, यानी उसको भूख लग रही है और वो उस पे रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर उसने क्या किया कि उसने घंटी बजा के और आ, उसको रातब देना शुरू कर दिया कुत्ते को। उसने कुछ सेशंस के बाद ये नोट किया कि कुत्ता रातब का इंतजार नहीं करता था, घंटी बजती थी और राल टपकाने लगता था। इट मीन्स कि उसको भूख लग रही है घंटी सुन के। तो ये जो रिस्पॉन्स था उसकी बुनियाद पर एक थ्योरी डेवलप की गई जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि एक आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है। वो रिस्पॉन्स ऐसे ही है जैसे खाना देखकर भूख लग जाना, या जो है वो खुशी की खबर पे खुश हो जाना, गम की खबर पे दुख का इजहार करना। लेकिन एवन पेवलव ने इस तजुर्बे के बाद और बहुत सारी स्टडीज जो है वो लोगों के साथ भी कंडक्ट की, इसके अलावा भी बिहेवियरल साइकोलॉजी में, और बहुत सारे तजुर्बात और रिसर्चेस इसकी बुनियाद पर हुई। तो नोट ये किया गया कि हम अपने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को कनेक्ट कर सकते हैं और कंडीशन कर सकते हैं। वो किस तरीके से, यानी किसी एक फैक्टर के साथ जोड़ के। अब इसमें जब आप अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी पर्सनैलिटी जब डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी भी होती हैं। मैं जैसे मिसाल दूं, मैं जब फेयर एंड लवली लगाती हूँ तो मुझे कॉलेज का जमाना याद आता है अपना। यानी फेयर एंड लवली की खुशबू एसोसिएटेड है मेरे कॉलेज की यादों से।
और जब मैं तिब्बत स्नो लगाती हूँ तो मुझे मेरी वालदा भी याद आती है और मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आता है। यानी अब तो हर तिब्बत स्नो बहुत कम ही मिलती है, लेकिन जब लगाया करती थी तो ये इस तरीके से जुड़ जाती है कि अ, आपको खुशबू हो गई, किसी चीज़ का ज़ायक़ा हो गया, और इसी तरीके से घंटी वगैरह का रिस्पॉन्स, जैसे जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं और या कॉलेज स्कूल जाते हैं तो हमारी भूख का एक टाइम बन जाता है। ठीक है, जब मैं स्कूल में जॉब करती थी तो मुझे 11 बजे भूख लगती थी क्योंकि 11 बजे ब्रेक हुआ करता था। अब मैं ऑफिस जॉब करती हूँ तो मुझे 1 बजे भूख लगती है क्योंकि 1 बजे लंच टाइम है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो टाइम है वो कंडीशन हो जाता है। हम जब एक इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना कि किस तरीके से बैरूनी अवामिल हमारे रवैये पर असर-अंदाज हो रहे होते हैं, तो यहाँ से हम सीख पाते हैं कि हम अपने रवैयों को इन बैरूनी अवामिल की मदद से बदलेंगे कैसे। यहाँ पर फिर चीज़ आ जाती है हैबिट्स की। अच्छा, यहाँ पर जब क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हुई तो उसके साथ-साथ एक और जो है वो थ्योरी डेवलप हुई काफ़ी अरसे के बाद बीएफ स्किनर की तरफ से, जो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग के तरीके को अडॉप्ट किया गया और हैबिट्स को अ, जो है वो किस तरीके से चेंज किया जा सकता है उसके ऊपर काम हुआ, और वहाँ पर काम था पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम का। ठीक है? यानी जिस तरीके से आप कोई ट्रिगर दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स या स्टिमुलाई दे रहे हैं, उसको आप कैसे हेल्प करेंगे कि अगर कोई नेगेटिव स्टिमुलाई है, तो वो आपको एक हैबिट या एक आदत अ, छुड़वाने में किस तरह से मदद करेगा, या उस आदत से किस तरह से नागवारी की कैफियत पैदा करेगा। और अगर पॉजिटिव कोई चीज़ है जिसको रीइंफोर्समेंट कहा गया या रिवॉर्ड कहा गया, उसको जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप अगर कोई बिहेवियर अपनाना चाह रहे हैं, उसको किस तरह से एडॉप्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें किस तरीके से होता है कि मज़े की चीज़, नॉर्मली तौर पे हम पॉज़िटिव, नेगेटिव, अच्छे और बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉज़िटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। पॉज़िटिव पनिशमेंट भी होती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है, पॉज़िटिव रिवार्ड भी होता है, नेगेटिव रिवार्ड भी होता है। या पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वो किस तरीके से? पनिशमेंट के तौर पर आप किसी चीज़ को रूटीन में शामिल कर रहे हैं। ठीक है? ये पॉज़िटिव पनिशमेंट है, यानी एडिशन हो गई आपकी रूटीन में, सही है? और इसके साथ-साथ अगर आपसे कोई अच्छी चीज़ छीन ली गई सज़ा के तौर पर, मिसाल के तौर पर मेरी वालिदा ने मुझे जो है वो मैंने कोई बदतमीज़ी की और वो मुझे सबक सिखाना चाह रही हैं। उन्होंने कहा आज से बर्तन तुम धोओगी। ये पॉज़िटिव पनिशमेंट है क्योंकि एक नेगेटिव अ, जो स्टिमुलाई है उसकी एडिशन हुई है, ठीक है? फिर दूसरा तरीका क्या है? आज से तुम रिसाले नहीं पढ़ोगी। ये दूसरा तरीका है पनिशमेंट का, यानी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स को मेरी ज़िंदगी से माइनस कर दिया गया। सही है? बिल्कुल इसी तरीके से रिवॉर्ड होता है। यानी एक पॉजिटिव रिवॉर्ड आपने जो है वो इसी मिसाल को हम रिवॉर्ड के तरीके से भी देख लेते हैं। मैंने कोई अच्छा काम किया, अम्मी ने कहा कि अच्छा आज के बर्तन तुम नहीं धोओगी, ये मेरा रिवॉर्ड है। ठीक है? और मैंने कोई अच्छा काम किया, अम्मी ने मुझे किताब लाकर दी कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। सही है? तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी हैबिट्स को अ, फ़ॉर्म कर सकते हैं कि किस तरीके से हैबिट्स अगर हम कोई एडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम एक पूरे स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करते हुए हम अपनी एक पॉज़िटिव जो आदत है उसे अपनाएँगे और किसी बुरी आदत को छोड़ते जाएँगे। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों की फीडर छुड़वानी होती थी, तो अमूमन माएँ जो हैं वो उसपे करेले का जूस लगा दिया करती थीं। अभी भी आजकल कुछ ख़वातीन ये तरीका इस्तेमाल करती हैं। अब क्या, बच्चा जब फीडर पिएगा तो उसको सबसे पहला टेस्ट करेले का आएगा, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। आहिस्ता-आहिस्ता फीडर की जो है वो
ख्वाहिश करना छोड़ देगा, वो दूध लेने का कोई और तरीका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली तौर पे हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे कंप्लीट साइंस है, और ये एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड अंदाज में हम किसी भी रवैये को अपनाने के लिए, छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात थी कि हम हैबिट्स को किस तरीके से अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको और डिफाइन करूं कि आप अपने पास एक चार्ट बना सकते हैं, या अगर बच्चों को कोई अच्छी आदत यानी अगर आप बच्चों की पेरेंटिंग में ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एक उसूल बना के और दिन गुजारा करें, तो क्या करना होता है, बच्चों को एक छोटा सा चार्ट बना के दे दिया और उनको इसी तरीके से रिवॉर्ड और पनिशमेंट की टेक्निक पे उन्हें कहा कि अच्छा तुम ये काम करो तो तुम्हें फला चीज मिलेगी। आप चीज भी दे सकते हैं, आप उन्हें कोई छोटा सा टोकन बना के दे सकते हैं। टोकन इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बच्चों को कहें कि ये तुम्हारे पैसे हैं या ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, जब इतने टोकन जमा हो जाएंगे तो इनको तुम कैश करा सकोगे। अब वो कैश कराने के लिए कोई भी गिफ्ट हो सकता है कि कहीं पिकनिक पे चले गए, कोई जो है वो गेम बच्चे को गिफ्ट कर दिया, ड्रेस दिला दिया, बच्चे के लिए पार्टी कर ली, तो वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स होंगे जो कि उस टोकन इकोनॉमी का जवाब होंगे। ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे हम इस चीज का जो है वो इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए इस टाइप की चीज दे, कोई सजा भी हमें दे। अगर हम, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि जब वो कोई काम करने लगते हैं तो कहते हैं तुम मुझे रोकना, अगर मैं जो है वो इससे ज्यादा जो है वो कोई चिकनाई वाली चीज खाऊं ना तो तुम मुझे रोक देना, ताकि मैं खुद को कंट्रोल कर सकूं। अब ये भी एक अच्छा तरीका है। सपोर्ट सिस्टम आपके हैबिट्स को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये पॉइंट भी नोट करें कि सपोर्ट सिस्टम भी आप डेवलप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप खुद इतने मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर खुद अपनी हैबिट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप कंडीशनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, और आप अपने लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो सेट कर लेते हैं। अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी और ये काम मैं करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके जवाब में खुद को ये नाम दूंगी। ठीक है, और अगर मैं ये काम नहीं कर पाई तो मैं खुद को ये सजा दूंगी। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मैंने पीछे डिफाइन किया है कि कोई चीज आपकी डेली रूटीन में एडिशन हो सकती है बतौर सजा, और आपके डेली रूटीन में कोई चीज माइनस हो सकती है बतौर रिवॉर्ड। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मोटिवेटेड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने सपोर्ट सिस्टम की बात की, कि हैबिट्स बनाने में आपके लिए सपोर्ट सिस्टम दोनों सूरतों में इम्पोर्टेंट होता है। एक तब जब आपको ये मदद चाहिए होती है कि कोई हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे, हमें रोके टोके, और ताकि हम अपनी हैबिट्स को फॉलो कर सकें। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जो ज्यादा जरूरी सपोर्ट सिस्टम होता है, वो ये कि आप जब अपनी पॉजिटिव हैबिट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको रोके नहीं, ये क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है ये करने की। बार बार आपको टोका जा रहा है, बार बार जो है वो आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप शायद कोई बहुत अजीब काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको डेली रूटीन में आप कुछ भी पॉजिटिव करना चाह रहे होते हैं तो उसमें रुकावट बनता है। तो ऐसे लोगों को इर्द गिर्द आइडेंटिफाई करें जो आपके सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हो। सब लोगों को हम तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप अपनी हैबिट्स बनाने के लिए उन लोगों से कम्युनिकेशन ज्यादा करें जो आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, जो ये कहें कि अच्छा ठीक है, तुमने एक अच्छे जो है वो शुरुआत की है, और हम जो है वो तुम्हारी सपोर्ट में, और हम ये चाहते हैं कि तुम बेहतरी की तरफ जाओ। या एटलीस्ट वो ये समझें कि अच्छा तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो या चाह रही हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हें ये करने का इख्तियार है, और तुम अपने लिए जो भी करना चाह रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक तरफ तो ये सपोर्ट होती है कि लोग आपको कहें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी सपोर्ट ये होती है कि आप जो कर रहे हैं आपके फैसले के हक को माना जाए कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये वाली सपोर्ट पेरेंट्स औलाद को भी दे सकते हैं। ठीक है,
यानी जब आप ये चाह रहे हैं कि बच्चे पॉजिटिव कोई बिहेवियर अडॉप्ट करें, तो आप उन्हें बार बार टोकें नहीं। आप उनके साथ कम्युनिकेशन इस लेवल पर ले आए कि बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट करें, बताएं कि हम अपनी ये हैबिट जो है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और आप उन्हें ये स्पेस दें कि आप अपने लिए जब जो कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हो, हम आपकी सपोर्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अपनी बाउंड्री से निकल के बच्चों के लिए सोचना होता है या किसी दूसरे के लिए सोचना होता है। मेरे लिए क्या अच्छा है या बुरा है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए अच्छा है या बुरा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा वजन अगर कम है तो मुझे ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो मेरा वजन बढ़ाए। अगर मेरी कोई दूसरी सर्किल में कोई बंदी है या बंदा है जिसका वजन ज्यादा है, तो वो डाइट लेना चाहेगा जिससे वजन घटे। एक ही फॉर्मूला दोनों पे काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक जो है वो परसेप्शन सेट कर लेते हैं अपना, कि वजन या तो घटाना अच्छा है या बढ़ाना अच्छा है, और उसी बुनियाद पर दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं। अब कोई अगर डाइटिंग करके वजन कम करना चाह रहा है, और हमारा परसेप्शन ये है कि नहीं जी, वजन कम करने से तो, डाइटिंग करने से तो बंदा कमजोर हो जाता है और चेहरा जो है वो बेजान लगने लगता है, और असल खूबसूरती तो आपकी है कि आप जो कुछ खाएं वो खाते जाएं। अब उससे वो अपनी हैबिट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अच्छा, इसके बिल्कुल उलट परसेप्शन कि अगर कोई बंदा है जो है वो ये समझता है कि जी आपको बिल्कुल फिट रहना चाहिए, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको ये मशवरे देते रहें कि नहीं नहीं, चिकनाई ना खाओ, नमक ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, या हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अब उस बंदे को पता है कि हेल्दी डाइट क्या है, और फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पता नहीं भी है, तो उसका एक राइट है कि वो अपने लिए क्या डिसाइड करना चाहते हैं। आप उसको जो है वो मशवरा जरूर दे सकते हैं जब वो चाहे, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये बाउंड्री समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी हैबिट्स जब क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर सकें, कि हम लोगों को बता सकें कि आपको कब हमारे लिए बोलना है और कब हमें आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आप जब पॉजिटिवली हमारे साथ होंगे तो हम आपकी बात मानेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे जातियात में घुसने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हैबिट्स को मुस्तकिल मिजाजी से करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोगों को उनकी बाउंड्रीज के साथ अपनी हैबिट्स को मेंटेन करने की कोशिश करें। अच्छा, हैबिट्स को चेंज करने के हवाले से या पॉजिटिव हैबिट्स अपनाने के हवाले से एक चीज होती है हमारा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम हमारे एटीट्यूड क्रिएट करता है और एटीट्यूड हमारी हैबिट्स क्रिएट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ना जो है वो लोग पॉजिटिव फील करते हैं कि खुदा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये सुबह उठ के नमाज पढ़ना उनकी एक पूरे दिन की रूटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग अगर रहमदिली वाला रवैया इख्तियार करते हैं और लोगों के साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तो उनका अपने बारे में एटीट्यूड और परसेप्शन भी उसी तरीके से क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, कि वो रोजाना कोशिश करते हैं कि किसी एक ना एक बंदे की मदद कर दें। जो बंदा उनके पास आ रहा है वो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, रूड नहीं है उनके साथ, विद पॉजिटिव विद पॉजिटिव बाउंड्रीज। ठीक है, सेल्फलेस होके, या इस लेवल पर नहीं कि वो आपकी जात को नुकसान पहुंचाता रहे। तवाजुन होना बहुत जरूरी है, लेकिन काइंडनेस आपको पॉजिटिव हैबिट्स अपनाने में हेल्प करती है, कि आप वो सारी चीजें अपनाते रहते हैं जो दूसरों के लिए भी पॉजिटिव होती हैं और आपके लिए भी पॉजिटिव होती हैं। इसके साथ साथ हैबिट्स आपके बिलीफ सिस्टम पर असर करती हैं, और आपका बिलीफ सिस्टम आपके हैबिट्स पे असर कर रहा होता है। कि अगर आप अ, पूरे दिन में इस तरीके की एक्टिविटीज करने में जो है वो मसरूफ हैं जिससे ना दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है ना आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका एतमाद भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि आपको साइकोलॉजिकली रिलैक्स कर रही हैं,
आपको स्ट्रेस से निकलने में मदद कर रही हैं। तो एक तरफ आपका बिलीफ सिस्टम है या आपका के परसेप्शन है जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं पॉजिटिव हैबिट्स अपनाने में, और फिर वो पॉजिटिव हैबिट्स आपको स्ट्रेस में, क्योंकि स्ट्रेस से निकालने के लिए मदद कर रही है, इसलिए वो आपके परसेप्शंस और बिलीफ्स को और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ठीक है। तो जब आप हैबिट्स के ऊपर काम करते हैं तो पहले ये देखना होता है कि कौन कौन सी हैबिट्स आपके लिए अपनाना आसान है और कौन सी हैबिट मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप ये अंदाजा लगाएं कि अ, आप कुछ अरसे के बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हैं। आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, उसकी बुनियाद पर मेरे वैल्यूज और बिलीव्स क्या हैं उनको डिफाइन करें। जब वो डिफाइन हो जाएंगे तो आपको ये हेल्प हो जाएगी कि इसकी बुनियाद पर किस किस्म की आदतें अपनाना मेरे लिए इजी है और वो किस तरीके से मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। ठीक है। उसके बाद पूरे दिन की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले कोशिश ये करें कि छोटे छोटे टास्क उठाएं। ठीक है। आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी है लेकिन उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और उन पार्ट्स को डेली रूटीन में अपनाने की कोशिश करें। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और अ, ये चाहते हैं कि जी माइंडफुलनेस हासिल हो, ओवर थिंकिंग जो है वो खत्म हो सके और हम ज्यादा फोकस होके कोई काम कर सकें, तो आपको करना क्या होगा कि आप पहले दिन 1 या 2 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करें, कि आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने जो है वो ख्यालात को बिल्कुल खुला छोड़ दें और जो दिमाग में आ रहा है उसको आने दें। पहले दिन ऐसा नहीं हो पाएगा, फौरन सबसे पहले कोई परेशान कौन थॉट आएगी, लेकिन होगा क्या कि पहले दिन एटलीस्ट आपने कोशिश जरूर की होगी। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये दिन गुजरते जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता फोकस करना बेहतर कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपके को आदत पड़ती है डेली कुछ करने की। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये होती है कि आप वो काम छोटे छोटे टास्क में कर रहे हैं और दूसरी चीज ये होती है कि आप वो काम डेली कर रहे हैं। ये ना देखें कि वो काम कितना सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है। यानी अपने लिए जो सक्सेस का रेट है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सक्सेस तो आपको मोटिवेट करने के लिए चाहिए होगी, लेकिन उस सक्सेस का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा ना रखें। ठीक है। मिसाल के तौर पर माइंडफुलनेस की अगर मैं बात करूं या मेडिटेशन की बात करूं, तो पहले ही दिन आधा घंटा मेडिटेशन का टास्क ना रखें अपने लिए। वो नहीं कर पाएंगे और पहले दूसरे दिन मायूस हो जाएंगे और वो आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। वॉक करने के लिए अगर जाना चाह रहे हैं डेली, तो आ, पहले ही दिन आधा घंटा वॉक वाला टास्क ना लें, 10 मिनट की वॉक की बात करें। ठीक है। अच्छा, वॉक करते हुए बोरियत महसूस हो रही है तो उसके लिए खुद को आ, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अपने लिए रखें जिसमें आप उस अपने आप को एंगेज कर सकें। उसमें सबसे अच्छी तरीका ये होता है कि जब आप वॉक के लिए निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप मोटिवेटेड नहीं है, आप इर्द गिर्द की चीजों को बहुत तफसील से देखना शुरू करें। जितना ज्यादा आप डिटेल में ऐसी चीजें देखेंगे, आप इर्द गिर्द की चीजों को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जमा कर रहे होंगे, आपके स्ट्रेस में कमी आएगी और आप उस एक्टिविटी को ज्यादा दिलचस्पी से कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने रोजाना पढ़ने की एक्टिविटी के ऊपर वो किया है, इरादा किया है कि मैं रोजाना रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ाना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो अब उसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए कि आप अपने लिए कोई छोटा सा रिवॉर्ड रखें उसको। सही है। जो काम कर रहे हैं उसकी डिटेल में जाएं। यानी अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब उठा के पहले किताब को फील करें कि वो किताब कैसी है, उसका टेक्सचर क्या है। ठीक है। किताब को खोल के देखें उसकी पेजेस कैसे हैं, उन पेजेस का टेक्सचर क्या है, अल्फाज किस तरह से प्रिंट हुए हैं। तो वो क्या होगा, वो आपको पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने में मदद करेगा। वो जैसे
जो कागज पे किताब पढ़ने के आदी अफराद हैं, उनका ये होता है कि किताब की जो खुशबू है वो बांधती है आपको रीडिंग से, तो वो लोग जो है वो ई बुक से कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो चीज इसलिए क्योंकि जो हार्ड कॉपी में किताब है वो आपको एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर रही होती है, वो आपको इंगेज कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये छोटी छोटी सी वो हैं टिप्स जो आपको हेल्प करती हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज और हैबिट्स अपनाने में। नेगेटिव हैबिट्स किस तरह से आप छोड़ सकते हैं? नेगेटिव हैबिट्स छोड़ने में फिर आपको हेल्प होगी रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो टेक्निक है उससे, कि आप कोई नेगेटिव चीज है जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, पहले आप उसके बारे में परसेप्शन क्लियर करें। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आपका उसके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन है, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो रुक गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। और मेरे पास अब कितना टाइम है? मैंने टाइम टाइम तो पूरा कर आप लिया है। कंक्लूड कर लें, इट्स बहरहाल मैं ये आपके, बात अपनी कंक्लूड कर लें, जी जी। वाइंड अप कर लेती हूँ। जी जी, आप कंक्लूड कर लें बात को फिर वाइंड अप उसके कर बाद। लेती हूँ जी जी जी। कि नेगेटिव नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ने का यही तरीका है कि आप अपना परसेप्शन और बिलीफ सिस्टम उसके साथ देखें कि क्या जुड़ा हुआ है, और उस बिलीफ सिस्टम पे काम करें, और उसके साथ साथ खुद को जो है वो उससे नागवारियत पैदा करने के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग उसके साथ एसोसिएट करें। ठीक है, यानी खुद को पनिश करें किसी भी अंदाज में, वो तकलीफ दे पनिशमेंट ना हो, वो कोई ऐसी चीज हो जिससे आप बस डिमोटिवेट होते हो, तो वो चीज आपको जो हैबिट्स हैं, नेगेटिव हैबिट हैं, उनसे जान छुड़ाने में मदद करेंगी। तो ये मेरी आज तक की हैबिट के हवाले से गुफ्तगू थी, और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप हम सवालों की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया अफसार फातिमा, ये जो आखिरी बात आपने की है ना, इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देखता हूँ। स्मोकर्स जो होते हैं ना, मैं भी रहा हूँ एक जमाने में, हम्म। वो छोड़ इसलिए नहीं पाते कि वो जो स्मोकिंग का रोमांस है ना, वो रोमांस कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। अब ये है कि जब सिगरेट पीने का रोमांस आपका इंटैक्ट है, लाइव है, तो सिगरेट को कैसे छोड़ेंगे? ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी प्रैक्टिकली बड़ी वैलिड बात है। जी शुमाइला। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि जो हैबिट्स छुड़वाना, जैसे पेरेंटिंग की बात हो रही थी, तो छोटे बच्चों को तो मुझे लगता है आसान है। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको हमें बहुत सारी उनकी जो हैबिट्स होती हैं नहीं भी अच्छी लग रही होती है एज अ पेरेंट्स, लेकिन वो इतना चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब रिवॉर्ड भी करके देख लिया, पनिश भी करके देख लिया, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतने उसके ऊपर, लाइक मुझे थोड़ा सोशल मीडिया का यूज जो बच्चों का नहीं अच्छा लगता, तो मैं हर वक्त डिवाइसेस को छुपाती रहती हूँ कि वो ना यूज करें, लेकिन उनको जैसे ही मौका मिलता है तो वो फिर भी वो हैबिट उनसे छूट नहीं पाती है। तो उसमें थोड़ी सी आप यानी कोई और टेक्निक्स हैं सुमैला, आपका जो तरीका वैसे ठीक नहीं है। जो मेरा मेरा एक इग्नोरेंट सा कमेंट है, डिवाइसेस छुपाना, आप तो एक और काम कर रही हैं, हैबिट पे तो काम ही नहीं कर रही। बाकी अब साथ बताएंगे। जी अब जी। साथ। अच्छा, देखिए, बच्चों के साथ किसी भी हवाले से काम करने में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने लिए भी अगर जो है वो हैबिट चेंज करना चाह रही हैं, तो उसके परसेप्शन पे काम करेंगी। बच्चों की कोई हैबिट ये डिवाइस छुड़वाना पे चाह काम रही कर हैं, तो रही हैं। पनिशमेंट तो सर वो काम पनिश और आएगी। रिवॉर्ड पे काम कर लिया, वो नहीं चला ना। अच्छा देखिए, एक चीज पनिशमेंट और रिवॉर्ड अगर बनाना है तो उसकी मुस्तकिल मिजाजी हो, उसके साथ बच्चे का परसेप्शन चेंज करना है। तीसरी चीज ये देखनी है कि आप जिस चीज को छुड़वाना चाह रहे हैं वो डेली रूटीन में कितनी ज्यादा उनकी जिंदगी में शामिल है, और आपका जो तकाजा है वो कितना रियलिस्टिक है। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम हम कम जरूर कर सकते हैं, जिस तरीके की आज की जिंदगी है उसमें स्क्रीन टाइम खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आप बच्चे को बार बार यह एहसास दिला रही हैं स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कि स्क्रीन टाइम यूज करना ही गलत है, ठीक है, तो वो एक बहुत एक्सट्रीम गोल है जो बच्चे को लगता है कि मैं ये अचीव ही नहीं कर सकता, तो वो कोशिश ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप
थोड़ा सा ये चीज सेट करेंगी कि ठीक है, आप स्क्रीन टाइम जरूर होगा आपका कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आपको नुकसान करेगा। और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो खुद बताएं कि जब वो ज्यादा स्क्रीन पे होते हैं तो उन्हें क्या नुकसान होता है। ठीक। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनकी अपनी परसेप्शन चेंज होगी उस स्क्रीन टाइम के बारे में और उस अपने आदत के बारे में। जब आप उनसे पूछेंगे थोड़ा सा घुमा फिरा के, डायरेक्ट जवाब उनके हमें वो जवाब नहीं देना होता, हमने सवाल ऐसा करना होता है कि हमारी मर्जी का जवाब मिल जाए। ठीक है, और फिर बच्चे जो हैं उनको हेल्प आउट करनी पड़ती है। तो उसमें पहली चीज क्या, परसेप्शन पे काम करेंगी, रियलिस्टिक गोल बनाएंगी, और उसके बाद जो हैबिट आप उनसे चाह रही हैं कि वो अपनाएं, उसमें मुस्तकिल मिजाजी एक लंबे अरसे तक। ठीक। ठीक है, यानी आप अगर रिवॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी मुस्तकिल मिजाजी हो, ताकि बच्चा सीख सके, उसकी डेली रूटीन में वो चीज आए। ठीक है, उसके दिमाग में वो पैटर्न बन सके, वो एक तरीके से नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जब हम अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं। तो वो न्यूरल कनेक्शन बनने का एटलीस्ट टाइम दें बच्चे को, उसके बाद देखें कि वो हैबिट चेंज हो रही है या नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। तो शुमाइला, डिवाइस पे काम नहीं करना, परसेप्शन पे काम करना है। तो ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। आयदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत प्रैक्टिकली यूजफुल सेशन था और बहुत अच्छा था। बस एक मेरा क्वेश्चन है, जो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने डिस्कस किया है उसमें था पॉजिटिव पनिशमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट कुछ गलत करता है तो बजाय कि आप उसको पनिश करें, आप उसके रूटीन में कुछ पॉजिटिव ऐड करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि उसको घर का कोई काम, फॉर एग्जाम्पल डिशेस वॉश करना, या टीचर्स अक्सर क्या करती हैं एक्स्ट्रा होमवर्क दे देती हैं किसी बच्चे को एज अ पॉजिटिव पनिशमेंट। तो अब मुझे कहीं किसी हद तक लगता है कि जब आप पॉजिटिव पनिशमेंट करते हैं तो हालांकि वो अच्छा काम है, बट वो एक लाइफ लॉन्ग उस बच्चे का उस पर नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना देते हैं कि मैंने कुछ गलत काम किया था जिसकी वजह से मुझे बर्तन धोने के लिए कहा था, या मैंने कोई गलत काम किया जिसकी वजह से मुझे होमवर्क एक्स्ट्रा दिया गया है। तो सिर्फ उस टेम्परेरी तौर पे उस चीज को पनिश करने के लिए, एक आदत हटाने के लिए आप इतनी एक पॉजिटिव चीज की तरफ उसका ब्रेन क्यों इस तरह करें कि उस बच्चे का लाइफ लॉन्ग ये माइंडसेट बन जाए कि मैं जब भी बर्तन धो रहा हूँ मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा होमवर्क में गलत काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एज अ पनिशमेंट कहा गया था। तो अगर इस पे आप थोड़ा सा गाइड कर दें। अबसार, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे। हाँ, मैं लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब अच्छी आदत डालना नहीं। ठीक है, पनिशमेंट है ही नेगेटिव चीज। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें हम अच्छी एक्टिविटी और बुरी एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। मारना भी पॉजिटिव पनिशमेंट है। ठीक है, डांटना भी पॉजिटिव पनिशमेंट है, क्योंकि आप उसके इस रूटीन में एक चीज ऐड कर रहे हैं जो नेगेटिव है। ठीक है, तो जी आपकी जी। बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप पनिशमेंट के तौर पर किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसके साथ उनकी नेगेटिव एसोसिएशन हो जाती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा मोटिवेट होकर कोई काम करे, तो पनिशमेंट वाले जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट आप कोई नेगेटिव चीज उनकी डेली रूटीन में ऐड कर रहे हैं या कोई पॉजिटिव चीज उनकी रूटीन से खत्म कर रहे हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो उनके लिए पनिशमेंट है। ठीक है, आप जितना ज्यादा रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट पे काम करेंगे बच्चा उतना ज्यादा जो है वो चीजें सीखेगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर पनिशमेंट बहुत रियर रखें ताकि बच्चे के लिए पनिशमेंट एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग हो और वो बहुत माइनर हो, यानी सिर्फ पनिशमेंट का नाम ही बच्चे के लिए काफी हो। ठीक है, और ज्यादा जो चीजें आप करवाना चाह रही हैं वो रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड सिस्टम को वो करके। अब इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड भी मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। पॉजिटिव रिवॉर्ड क्या है कि आपने उसकी रूटीन में कुछ ऐड कर दिया। नेगेटिव रिवॉर्ड क्या है कि आपने उसकी कोई एक मुसीबत कम कर दी। ठीक है, जैसे मैंने बर्तन धोने की बात की थी, तो मुझे बर्तन धोना अगर बुरा लगता है तो बर्तन ना धुलवाना मेरे लिए रिवॉर्ड है, लेकिन अगर मैं बर्तन धोना इंजॉय
डिस्कनेक्ट हो गई है। डिस्कनेक्ट हो गई अब सार, चले वो करेंगी दोबारा। मीनवाइल डॉक्टर साहबा का कोई सवाल तो बाद में आएगा। डॉक्टर साहबा थोड़ा सा हमें मीनवाइल ये बताएं कि वो ये हमें कहाँ आदत पड़ती है कि स्कूल जो है वो जेल की तरह लगता है अच्छा और डॉक्टर सारी साहब, अगर उम्र आप भी। इजाजत दें, सर अगर आप इजाजत दें तो जो गुफ्तगू चल रही थी मुझे हाँ उसमें हाँ, कुछ करना था और फिर तो क्वेश्चन करना मैं चाह रहा हूँ कि वो आ जाए ना। था। अब पहले आ गई अफसार, आ गई। आ गई, आ पहले गई। अफसार, जी जी अफसार पहले आप अफसार। कंप्लीट करें, फिर डॉक्टर अफशां जो है वो सवाल करेंगे। जी तो अफसार, अफसार अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें अफसार। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर बर्तन धोना मेरे लिए एक इंजॉयबल एक्टिविटी है, तो मेरी वालिदा रिवॉर्ड करने के लिए, या जिसके लिए बर्तन धोना एक अच्छी एक्टिविटी है, उसको रिवॉर्ड करने के लिए बर्तन धोना उससे छुड़वाया नहीं जा सकता कि आज तुम बर्तन ना धो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, ठीक है। तो रिवॉर्ड ऐसी चीज होगी, यानी नेगेटिव रिवॉर्ड ऐसी एक्टिविटी होगी, या ऐसी स्टिमुलाई को खत्म करना होगा डेली रूटीन से, जो हमें नेगेटिव लग रहा हो, जो हमें बुरा लगता हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ऑफिस में अगर मुझे जो है वो कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जी आप फला फला अपना टास्क एक दिन के लिए ना करें, ये आपका एक रिवॉर्ड है। और पॉजिटिव रिवॉर्ड क्या होगा कि जी मुझे इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे जो है वो नया केबिन मिल गया, मुझे जो है वो ड्यूटी आवर्स में, अच्छा ड्यूटी आवर्स में रिलैक्सेशन नेगेटिव रिवॉर्ड है, ठीक है। यानी मैं 8 घंटे ऑफिस जाती थी, उसमें से 2 घंटे कम कर दिए गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव रिवॉर्ड है, क्योंकि आपके पास जो चीज पहले से थी लेकिन आपके लिए मुसीबत थी, उसमें से 2 घंटे कम हो गए, ठीक है। तो आई थिंक कि अब ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया कि ये अच्छाई बुराई में बिल्कुल भी नहीं है, यह है कि आपकी रूटीन में क्या चीज ऐड हो रही है और क्या सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर अफशां, जी डॉक्टर साहब आप कीजिए बात। डॉक्टर साहब unmute सॉरी, मेरा करें। मेरा फोन अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब जी हो जी गया हो मेरा गया, ख्याल है। हो गया। नाउ यू कैन हियर, ओके। अब सर मुझे इजाजत दीजिएगा, एक तो अभी जो दोनों सवाल थे शुमाइला का भी और उसके बाद आई एम सॉरी आई मिस्ड द नेम, मैं उनके ऊपर एक छोटा सा कमेंट करके आपसे क्वेश्चन बिल्ड करूंगी। आपने जो सेशन में भी मुझे लगा आपका ज्यादा फोकस बिहेवियरिस्ट अप्रोच के ऊपर था, जबकि बिहेवियरिज्म के बाद आने वाले अदवार में जो ज्यादा काम मुझे लगता है कि हैबिट फॉर्मेशन पे स्ट्रॉन्गर है, वो ह्यूमनिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का है, क्योंकि बिहेवियरिज्म बहुत ज्यादा एनिमल साइकोलॉजी पे था और वो एनिमल साइकोलॉजी से रिजल्ट्स ड्रॉ करके पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम को बिल्ड कर रहा था फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमनिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा लोगों की सहूलत के लिए, कि जब हम ह्यूमनिस्ट अप्रोच में गए और उसको हमने समझा तो हमें पता ये चला कि there's a habit formation psychology जिसमें इंसान का खुद बहुत अमल दखल है, वालदैन का अमल दखल, टीचर का अमल दखल, स्टेट के कवानीन का अमल दखल, ये सारा जो है ये एक्सटर्नल है। वो आपको रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज कानून और घर के असूल और फिर क्लासरूम के असूल और वो दे रहा है, ये सारा एक्सटर्नल है और ये बिहेवियरिस्ट है। जबकि ह्यूमनिस्ट अप्रोच इंटरनल अपनी हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि इंसान कैसे करता है। सेम इज द केस विद कंस्ट्रक्टिविज्म, कि वो बच्चा खुद क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसको कंस्ट्रक्शन में आपने उसकी शेडो करके कैसे हेल्प करनी है, ना कि उसको कन्फ्रंट करके। इस पे थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट करें प्लीज। हाँ, देखिए बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में बात मैंने इस हवाले से की, क्योंकि जो बाकायदा कैलकुलेटेड टिप्स हैं जो कि फॉलो करना आसान है, वो उसके पर्सपेक्टिव में डिफाइन करना थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, कि लोगों को बाकायदा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि अच्छा हमें इस तरीके से लेके चलना है। जहां तक ह्यूमनिस्टिक और
तो उसमें क्या है कि सॉरी, परसेप्शन पे कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने इनर मोटिवेशन पे बात कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन के ऊपर तो जैसे जब मैंने इनके सवालों के जवाब दिए और हैबिचुअल कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये बात की कि आपका अपना परसेप्शन, आपका वैल्यू सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है जो हैबिट को फॉर्म कर रहा होता है। जब आपने अपने बिलीफ सिस्टम को समझ लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसको अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो आपको टूल्स क्या चाहिए, उन टूल्स के ऊपर फिर हम आ गए कि आपने जो है वो अब सार फिर फ्रीज हो गई, मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं है वो। हाँ अब जी सार, आपकी आवाज चली गई थी। अब सार, से यू डिस्कनेक्ट कैन हो हियर गई मी। जी। तो ये कि हम पहले तो काम करेंगे वैल्यू पर। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, मैंने ज्यादा डिफाइन जो है वो कंडीशनिंग को किया। बिहेवियरलिज्म में भी मैं बहुत ज्यादा किसी और पर्सपेक्टिव पे नहीं गई। कंडीशनिंग वाला जो मेथड है वो मुझे लगता है कि हालांकि जैसे आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि जानवरों के ऊपर ज्यादा उसके ऊपर काम हुआ और उससे हमें ज्यादा यानी एनिमल पर्सपेक्टिव में उसको डिफाइन किया गया। लेकिन ये कि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो पहली चीज जो कि मैंने डिफाइन इनके सवालों के हवाले से भी की, वो ये कि बच्चों को एक इंडिविजुअल समझना जरूरी है, ठीक है। उनकी अपनी शख्सियत क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, उनके ऊपर समझना जरूरी है कि हर बंदे की बाउंड्री क्या है, उसका अपना एक डिसीजन मेकिंग का जो हक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जब आपने ये सारी चीजें समझ ली, आपने अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम कर लिया, अपने वैल्यूज को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसके बाद आपको हेल्पफुल टिप्स में ये चीज मिलेगी कि आप अपने बिहेवियर के ऊपर किस तरह से काम करेंगे। और छोटी छोटी जो चीजें हैं, मतलब आपने परसेप्शन पे तो काम कर लिया जब आप ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसको टेक्निकल उसमें चेंज कैसे करेंगे, आप डेली रूटीन में उसको कैसे लेके आएंगे। तो जब आप डेली रूटीन में आएंगे तो आपको टेक्निकल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चाहिए। वो आप भले फिर बिहेवियरल साइंसेस में जाएं, सॉरी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में जाएं या ह्यूमनिस्टिक में जाएं, हैबिट बनाने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो सारे यही हैं। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर खालिद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मैडम सर का शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत अच्छी डिस्कशन की उन्होंने। और उसके बाद डॉक्टर अफशा साहबा ने जो बात की है, यही बातें मेरे जहन में आ रही थी। शायद हमारा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की है, और अबसार फातिमा जो है वो हो सकता है कि प्योर साइकोलॉजी की हो, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट महसूस हो रहा है। जो कंडीशनिंग थ्योरी है अब भी उतनी ही सच है जितनी पहले थी, लेकिन जानवरों के लिए। मैंने मनीला में एक सी लाइन शो देखा, तो वो जो ट्रेनर थी खातून, वो उसको रीइंफोर्समेंट दे रही थी, मछली उसके मुंह में डाल रही थी हर एक्टिविटी के बाद। तो जानवरों की तरह अगर आपने इंसानों को भी ट्रीट करना है तो ऐसे ही अभी भी करें। लेकिन इंसानों को जानवरों की तरह ट्रेन करना ये अब बैन है। तो इनको एजुकेट किया जाता है, ट्रेन नहीं किया जाता। ट्रेनिंग के लिए वही चीज है, हैबिट्स फॉर्मेशन के लिए स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, दैट इज गुड। लेकिन अब उसके बाद जो ह्यूमंस को एजुकेट करने के लिए थेरीज आई है, उन पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, मेरा डॉक्टर अफशा का, तो वो ह्यूमन लर्निंग एजुकेशन पर है, तो इसलिए थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट महसूस हो रहा था ये सारी डिस्कशन पर। तो मैं फिर भी यही डॉक्टर अफशा वाली बात कहूंगा कि हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट में हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है। और कॉग्निटिविज्म आया बिहेवियरिज्म के बाद, तो कॉग्निटिविस्ट ने भी हैबिट्स को एक्सप्लेन किया, और फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्टिविज्म आया तो उनका अपना एक सिस्टम है हैबिट्स डेवलप करने का। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वही बात कि इसको हम ज्यादा उस पर एम्फेसाइज करना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। ठीक। आपका पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं खुद भी अग्री करती हूँ कि इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। मेरा अपना जो था, जो मुझे लगा कि हेल्पफुल रह सकता है, वो इस हवाले से था कि एक बाकायदा ऐसी मैं एक टेक्निक बता सकूं जो कि हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपका वैल्यू सिस्टम और आपके बिलीव्स और आपका परसेप्शन ज्यादा काम कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी बात तो, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं तीनों, तो उसमें मैं उस डिबेट में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल जनरल सा कमेंट है। वो ये है कि एक तो मैं ऐसे जो है वो मार्क ट्वाइन का द डैम्ड ह्यूमन रेस, एक तो मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि आप ठीक है अपना साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव जैसे मर्जी रखें, इसको ज़रा देखिएगा। दूसरा ये है कि कल ही इत्तेफाक से ना एनवायरनमेंट पे एसडीपीआई की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक रिसर्च पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जो शेयर किया किसी ने, रिसर्चर ने। उसने जो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि क्लीनलीनेस के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमने बड़े इफेक्टिव मैसेजेस जो पब्लिक एजुकेशन के लिए हमने मुख्तलिफ जगह पे शेयर किए। अच्छा, उसमें एक दो जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी थे और बड़े इफेक्टिव थे। कुरानिक वर्सेस को ट्रांसलेट करके साथ इमेजेस बड़े खूबसूरत बना के बड़े पावरफुल मैसेजेस उन्होंने कहा जी वो हमने शेयर किए पिछला साल जो है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी कि उस रिसर्च की फाइंडिंग ये थी, उन्होंने कहा कि जो सबसे इफेक्टिव जो हुआ, इस्लामाबाद में काम किया था उन्होंने, एनफोर्समेंट जो थी वो सबसे इफेक्टिव थी। जो एजुकेशन थी, अच्छा ये इसमें बड़ा मतलब कह लें पैराडॉक्स है, आयरनी है कि हमारी एक बेसिकली रिलीजियस सोसाइटी है, कितना हम अटैचमेंट हमारी कितनी स्ट्रांग है, और वो मैसेजेस भी उन्होंने उसी तरह से जो थे वो बनाए और उसी तरह से शेयर किए। उसका इम्पैक्ट जो था वो मिनिमम था। अब ये मतलब जो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। तो अब इसमें जो ऐसे ही मेरा मुझे ख्याल आ रहा था कि आप देख लें कि एजुकेट करने का रोल कितना क्या है और एनफोर्समेंट का रोल कितना है। और उनकी फाइंडिंग ये थी कि हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये करना चाहते हैं तो आप इन्फोर्समेंट के जरिए कुछ सक्सेस का लेवल बेहतर कर लेंगे। इससे तो ये हुआ है, जो हमारी रिसर्च है उसकी फाइंडिंग्स तो ये सामने है। तो बहरहाल ये बिल्कुल उससे मैं उसको, आपकी जो है ना वो नफ्सियात की इल्मियत को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा, किसी की भी, तीनों की। आप अपना अपना पॉइंट रखें, लेकिन ये दो चीजें हैं। एक वो जरूर पढ़िएगा, डैम्ड ह्यूमन रेस, 3-4 पेजेस का है, तो उसमें हमें अपना थोड़ा सा वो आइडिया भी होगा कि अच्छा, इससे आपकी बात बिल्कुल टाइटल सही से है। भी थोड़ा आइडिया अ, होगा जी। जी, शायद साहब आपकी बात सही है, लेकिन दोनों की बात से अग्री करते हुए मैं ये जरूर कहूंगी, जब आप कंडीशनिंग के मेथड को यूज करते हैं, वो वक्ती तौर पर हैबिट्स क्रिएट करता है, ठीक है। जब आप एजुकेट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हैबिट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको किसी का रवैया वक्ती तौर पे, जैसे जो है एडवर्टिजमेंट की हम बात करें, तो हम्म। एडवर्टिजमेंट जो है वो यही वाला मेथड इस्तेमाल करती है और लोगों को थोड़ी सी देर के लिए जो है वो मोटिवेट करती है और हम्म, अपना काम उनका हो जाता है, ठीक है। ठीक। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज में बदलते हुए कंज्यूमर बिहेवियर्स देखते हैं, तो वहां पर काम आ रही है एजुकेशन, कि वहां पर उनके परसेप्शन को किस तरह से तब्दील किया जा रहा है, उनके वैल्यू सिस्टम पे किस तरह से काम किया जा रहा है। वो फिर उनके कंज्यूमर बिहेवियर पे असर करता है कि वो क्या चीज कंज्यूम करना चाह रहे हैं और किस तरह से करना चाह रहे हैं। ठीक। ठीक। जी मायदा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो आई डोंट
हैव अ क्वेश्चन बट आई हैव अ जनरल कमेंट। मुझे दोनों पर्सपेक्टिव मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से वैलिड लग रहे हैं। जैसे डॉक्टर अबसार ने जैसे मेंशन किया, तो मेरे दो छोटे बहन भाई हैं। अब जो मेरी बहन है आयदा, जिसने भी कमेंट भी किया, उसके साथ ये नॉर्मल रिवॉर्ड टेक्निक या पनिशमेंट रिवॉर्डिंग बहुत इफेक्टिव उसके चाइल्डहुड में रहा, और वो इतनी डिसिप्लिन्ड बच्ची बन गई थी और उसकी हैबिट्स इतनी अच्छी हो गई थी कि वो वीकेंड पे भी 6-7 बजे उठ के पढ़ने लग जाती थी। जबरदस्ती सुलाना पड़ता था कि सो जाओ, पढ़ने का टाइम। बट एट द सेम टाइम, एज टाइम, आई थिंक इट्स, आई डोंट नो आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूंगी। मे बी टाइम्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अब जब मैंने अपने भाई के लिए टोकन सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम बनाया, जैसे आपने बताया, मैंने कहा सर्टन टोकन्स कलेक्ट कर लो एंड आई विल गेट यू एन आईपैड प्रो। तो बड़ा एक्साइटेड था। 2 दिन किया, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया, थोड़ी एक्टिविटीज पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट डे ज्यादा। तो 4-5 दिन ये फॉलो कर लिया, तो उसने मुझे बैठ के पूछा कि जो ट्रक ट्रक ड्राइवर है, ये डिलीवरी वाले हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी। मैं बोला 3,000-4,000 दिरहम होगी। फिर बोलता है अच्छा ये कितने घंटे काम करते हैं दिन में। आई सेड अराउंड 4-5 आवर्स, जितना डिलीवरी का टाइम है। सो मैं 24 घंटे काम करके 1,500 का आईपैड क्यों ले रहा हूँ। तो ही लेफ्ट दिस हैबिट ऑन इट्स ओन, और उसको वो रीजनिंग चाहिए थी फॉर फॉलोइंग अ रिवॉर्ड सिस्टम। उसने बोला कि ये फजूल टोकन इनको रखो अपने पास, आई विल फाइंड अ जॉब। तो उसमें मैं, उसके लिए मुझे बहुत ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मतलब उसकी फीलिंग या उसकी सेल्फ इमेज को इवोक करना पड़ा फॉर हिम टू स्टडी, टू सिट डाउन। मैंने उसे बड़े इमोशनल बिहेवियरिस्ट तरीके से समझाया कि आप बेहतर होता है या लाइफ इंप्रूव होती है या आपका पॉइंट ऑफ व्यूज वैल्यूएबल हो जाएंगे लाइफ में। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप अनइन्फॉर्म्ड रहोगे। तो वो चीज़ों का इम्पैक्ट उस पे इससे ज़्यादा आया, जो कि हमने, जैसे डॉक्टर अफशा ने मेंशन किया कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से जब मैंने उसे समझाया तो इफेक्टिवनेस नेचुरली उस पर बढ़ गई थी। तो मे बी टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि आयदा आज से 15 साल पहले पढ़ चुकी है, अहमद आज पढ़ा है। आई डोंट नो, मे बी इस पे अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो तो। ये जनरल सा एक कॉमेंट था मेरा बस। ठीक ठीक। अच्छा, और इससे पहले मैं एक एक अब सर एक छोटा सा सवाल कर लूं, अगर आप इजाजत दें मायदा से। मायदा, आपकी हैबिट फॉर्मेशन पे मुझे बताइए किसने काम किया था? मेरी हैबिट फॉर्मेशन पे तो मेरे अब्बा ने काम किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये छोटा जो भाई है उस पे कौन काम कर रहा है, आप कर रही हैं? उस पे सारा काम मेरा है, उस पे अम्मा अब्बा तो का कोई रोल नहीं। तो दोनों में से किसका ज्यादा इफेक्टिव आपको लगता है, किसने ज्यादा इफेक्टिवली किया आप दोनों में से? 200%। मेरा तो जो डेवलपमेंट या जो डिसिप्लिन रहा है वो तो उसका 2% भी नहीं है उसमें। मे बी आई एम अ बैड टीचर देन। ठीक है, बस मैं जस्ट ये सवाल ही पूछना चाह रहा था, बाकी रिस्पॉन्स इट्स अप टू यू। तो जी जी अफसार, जी अफसार। अच्छा देखें, लो पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं और उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, कभी कभार बहुत बड़े पॉपुलेशन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वो ट्रू नहीं हो रहे होते, लेकिन कुछ पॉपुलेशन पर वो अभी भी अप्लाई किए जा सकते हैं या कुछ मखसूस सर्कमस्टेंसेस में वो अप्लाई किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और पर्सनैलिटी टाइप भी जब अलग अलग होते हैं तो कुछ लोग स्ट्रक्चर्ड लाइफ को पसंद करते हैं। उनको कंफर्ट मिलता है जब लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है और हर चीज अपने टाइम से होती है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। उनको जब तक आप चीजों को डिफाइन करके समझाएंगे नहीं, मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं खुद भी ऐसी ही कैटेगरी में आती हूँ। मैं बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन फॉलो करने की आदी नहीं हूँ। कोई बंदा मुझे सिर्फ ये कह दे कि ये काम कर लो और इसका ये फायदा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी वो, जब तक कि वो मुझे उसका रैशनल नहीं बताएगा। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। और बहरहाल वक्त भी बहुत ज्यादा जो है वो, जिस तरीके की जनरेशन हमारी थी, हमसे पिछली जनरेशन जिस तरह की थी और आज की जनरेशन जिस तरह की है, इनके एक्सपीरियंसेस में बहुत फर्क है। हम लोग दुनिया को, ये तीनों चारों जनरेशन जो है उन्होंने दुनिया को अलग अलग अंदाज में एक्सपीरियंस किया है। ठीक। तो एक जमाने में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, पाकिस्तान की अक्सरियत में भी, यानी क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका जो है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास घरानों से ताल्लुक रखता है, तो वहां पर ये पर्सपेक्टिव
डिग्री वाला है कि जी हाथ में डिग्री होनी चाहिए, आपने मेहनत करनी है, वो चीज काम आती है। लेकिन जैसे ऑनलाइन अर्निंग वाला जो है वो माहौल बनता जा रहा है, और जरा जो है वो जिनको जरा ज्यादा एक्सपोजर है बाकी दुनिया के हवाले से, तो उनको ये चीज अंदाजा हो रही है कि डिग्री वाली एजुकेशन एक अलग चीज है और स्किल बेस्ड अर्निंग एक अलग चीज है। और इनसे इखलाकियात का कोई लेना देना नहीं है। जो पहले जिस तरीके से वो एक अजमत समझी जाती थी ना कि जी पढ़ लिख कर आप एक जो है वो डिसेंट बंदे बनेंगे और फिर आप एक जो है वो बड़ी डिसेंट जॉब करेंगे, वो पर्सपेक्टिव अब टूट रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम डिसेंट है। जो आपको इज्जत नहीं दे रहा गलती उसकी है, आप अपने हिसाब से डिसेंट काम कर रहे हैं क्योंकि आपका पैशन है और आपको ये पसंद है। तो वो पर्सपेक्टिव जब बदलते हैं ना, तो बहुत सारे पहले के लगे बंधे फॉर्मूला उस पर काम नहीं करते, आपको अलग तरीके से उस परसेप्शन के साथ जो है वो चलना होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक अनाउंसमेंट कर लूँ। सार आपने अगर जाना है 9 बजे तो 5 मिनट रह गए हैं। डॉक्टर साहब हम कंटिन्यू रखेंगे। अब सार को 9 बजे जाना है किसी और सेशन में, तो हम आपके साथ फिर डिस्कशन जारी रखेंगे। बाकी जो मौजूद हैं दोस्त, अगर अबसार से किसी ने क्विकली कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, चूंकि उनके 5 मिनट बाकी हैं, उसके बाद वो उनको जाना है किसी और सेशन के लिए। जी नहीं, कोई कोई सवाल और? मैं अबसार से ही सर एक उनका सवाल। तारुफ जरा अच्छी तरह से करवा दे सार फातिमा का, जी कहाँ होती है अच्छा, और एक मिनट खालिद इनकी साहब, बैकग्राउंड। एक मिनट खालिद साहब। साजिद साहब हैं और डॉक्टर अफशान फिर क्विकली। डॉक्टर जी साहब की साजिद साहब। आवाज बैठ जाती है। जी जी साजिद साहब, साजिद साहब जी क्विक। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाले। जी साजिद गौहरी बात कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा है। मैं सिर्फ एक बात पे आपको लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी जो सिलेबस है, हम पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, अभी तक हमारे यहाँ डिवाइसेस इस्तेमाल का कोई सिलेबस नहीं बनाया गया। किसी टेक्स्ट बुक बोर्ड में कोई चैप्टर नहीं मैंने कभी देखा। हमें चाहिए कि हम अपनी सोशल स्टडीज में या प्योर साइंसेज में डिवाइसेस के इस्तेमाल और उनके इफेक्ट्स पे पूरा एक सिलेबस बनाया जाए। अब ये जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मैंने अक्सर देखा है लोग गाड़ी चलाते हुए फेसबुक भी चला रहे हैं, मैसेंजर भी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल में मोबाइल कान पे लगा के एक बंदा मोटरसाइकिल चलाता जा रहा है। इसी तरह बाकी जगहों पे शादियों में बैठे होते हैं वहाँ। तो ये हमें पूरा एज एक सब्जेक्ट के तौर पे डिवाइसेस के इस्तेमाल का हमें सिलेबस में शामिल करना चाहिए। हमारी पूरी टीचर कम्युनिटी को चाहिए कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को या बाकी फेडरल वालों को या तमाम सूबों वालों को हम ये कंपेल करें कि डिवाइसेस के इस्तेमाल को सिलेबस में शामिल किया जाए। ठीक। अच्छा जी जी डॉक्टर अफशान, अगर सार से ही आपने बात करनी है मुझे अबसार से दो तरह की बात करनी थी। एक डॉक्टर खालिद ने भी बीच में कहा। एक तो ये अबसार के आपका अपना फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, क्योंकि आपने कहा कि हैबिट फॉर्मेशन पे आपने इस सेशन के लिए ज्यादा पढ़ा और ज्यादा फोकस किया। आपका अपना फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, और क्या आप हैबिट फॉर्मेशन को भी एज स्पेसिफिक अलग अलग देखती हैं? जिस तरह बीच में शुमाइला ने भी कहा था कि बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन, एडोलेसेंट की हैबिट फॉर्मेशन या एक एडल्ट की हैबिट फॉर्मेशन में और डी फॉर्मेशन में आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करती हैं, और आपका अपना फील्ड ऑफ स्टडी क्या है विद इन अच्छा, साइकोलॉजी? मैंने साइकोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स ही वो पढ़े थे, लेकिन जनरल साइकोलॉजी के हवाले से। ठीक है, और मेरा जो ज्यादा उसके हवाले से काम है ना, साइकोलॉजी में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो बेसिकली ट्रॉमा से रिलेटेड ज्यादा है कि ये अच्छा, ये हैबिट फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने के हवाले से अगर देखें तो बहुत सारे हैबिट्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स ट्रॉमा से डेवलप हुए होते हैं। यानी आपके लाइफ में जिस तरीके के ट्रॉमा आए होते हैं वो आपकी एक मखसूस टाइप की परसेप्शन बिल्ड करते हैं, और वो परसेप्शन भी बहुत दफा आपको किसी मखसूस टाइप की हैबिट को अपनाने पे मजबूर करता है। ठीक है, उसको फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप उस ट्रॉमा को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जब आप उस ट्रॉमा के ऊपर काम करेंगे तो फिर आप उस अपने आदत को और उस आदत के पीछे छुपे परसेप्शन को
जो है उस पे काम कर सकेंगे और फिर जाके आप उस अपनी हैबिट के ऊपर काम करते हैं। दूसरा सवाल आप दोबारा पूछिएगा। सॉरी, एज स्पेसिफिक चाइल्डहुड हैबिट फॉर्मेशन, एडोलेसेंट्स हैबिट फॉर्मेशन और एडल्ट हैबिट फॉर्मेशन को आप कैसे डिफरेंशिएट? अच्छा देखिए, मैंने जैसे शुरू में भी बताया कि कुछ चीजें मेरे लिए इसमें बिल्कुल नहीं है, जिस पे मुझे मजीद स्टडी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कि जहां तक मैं देखती हूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हैबिट फॉर्मेशन एज टू एज वेरी करती है। यानी हर एक पर एक जो तरीका है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। सही है, छोटे बच्चों के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उस एज पर आप उनको एजुकेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको जो है वो छोटी छोटी आदतें उनको याद करवाने में हेल्प होती है, एक डेली रूटीन की स्ट्रक्चर बनाने में। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है और साथ में अगर वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन रखता है, तो वहां पर आप जैसे पीछे के मेरा अपना एग्जाम्पल भी है और उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, तो वहां पर सिर्फ ये चीज हेल्प नहीं करेगी। वहां पर जब तक आप परसेप्शन पे काम नहीं कर रहे, जब तक आप जो है वो उसको एजुकेट नहीं कर रहे, या जब तक आप उसके ट्रॉमास के ऊपर काम नहीं कर रहे, क्योंकि एक लंबे अरसे तक के लिए जब एक बंदा मुख्तलिफ टाइप के तजुर्बात पे एक्सपोज होता है, तो वो उसी हिसाब से जो है वो कुछ चीजें अडॉप्ट करता जाता है। जैसे लोग नए रिश्ते बनाने में डर रहे होते हैं, यानी लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये इसकी आदत है कि ज्यादा लोगों में नहीं बैठेगा, लेकिन उस आदत के पीछे एक बहुत बड़ी उनकी एक्सपीरियंस का एक मौजूद है, और वो एक्सपीरियंस उसने उसको सिंप्लीफाई करके क्या परसेप्शन निकाला कि मैं अगर किसी से ताल्लुक बनाऊंगा तो वो बंदा जो है वो मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं रहेगा, ऐसे में ताल्लुक बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो ऐसी हर सोशल एक्टिविटी को अवॉइड करेगा जहां पर उसको लगता है कि वो ताल्लुक बनाएगा, तो उसकी बहुत सारी हैबिट्स उसके सिर्फ एक एक्सपीरियंस से कनेक्टेड हो रही होंगी। थैंक यू, ठीक, थैंक यू सो चले मच। अफसार, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको जाना है तो बिल्कुल आप जा सकती हैं, अगर आप कंटिन्यू रखना चाहें तो इट्स अप टू यू, लेकिन चूंकि आपने बताया था तो हम थोड़ा सा इनफॉर्मल सी गपशप जो है वो जारी रखेंगे बाद में आपके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।